नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फल परिरक्षण फ्रूट प्रिजर्वेशन में डिब्बाबंदी, बोले तो कैनिंग। कैनिंग क्या होता है और कैनिंग में से कौन कौन से क्वेश्चन आपके जेट में सुपरवाइजर में आए, इन पे इस पे अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले डिब्बाबंदी क्या होता है? फल एवं सब्जियों को चाशनी के साथ में या नमक के साथ में जो है डिब्बों में भरकर जो है परिरक्षित रखना डिब्बाबंदी कहलाता है। इसमें अलग अलग लेते हैं, जैसे फलों को ज्यादातर जो है चीनी की जो है सांद्रता या चाशनी के साथ में परिरक्षण करते हैं और सब्जियों को नमक के साथ में। तो डिब्बाबंदी के जनक कौन है? जैसे कि अपन ने टॉपिक की शुरुआत में भी डिस्कशन किया था, फादर ऑफ कैनिंग कौन है? निकोलस एपर्ट है, निकोलस एपर्ट है। और इसी कारण इसको एपर्टाइजेशन भी बोला जाता है, एपर्टाइजेशन। एपर्टाइजेशन भी इसको बोला जाता है। जो डिब्बाबंदी है ये परिरक्षण का कार्य कैसे करती है, किस प्रिंसिपल पे करती है, इसका सिद्धांत क्या है? तो ये वायु निष्कासन, बिल्कुल भी हवा नहीं रखी जाती है, हवा को बिल्कुल बाहर निकाल दिया जाता है। जब हवा बिल्कुल भी नहीं होगी तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होगी। वायु निष्कासन या निर्वात, वैक्यूम के प्रिंसिपल पे, निर्वात के सिद्धांत पे कार्य करती है डिब्बाबंदी। अब डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त सब्जियां कौन कौन सी होगी, कौन कौन सी सब्जियों की अपन जो है कैनिंग या डिब्बाबंदी कर सकते हैं? तो डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त सब्जियों में आपके सबसे ज्यादा डिब्बाबंदी की जाती है मटर की, इसको याद रखना है, यह क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो पीली गाजर है, सफेद सलजम है, फूल गोभी है, टमाटर है, इत्यादि है। अगर बात करें अपन फलों की, तो फलों में सबसे ज्यादा डिब्बाबंदी की जाती है आम की, दशहरी किस्म की, दशहरी वैरायटी ऑफ मैंगो, इसकी की जाती है। इसके अलावा अंगूर, केला, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स है, बनाना है, स्ट्रॉबेरी है, इनकी की जाती है। तो यहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है कि सबसे ज्यादा कौन से फल की डिब्बाबंदी की जाती है और सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी की डिब्बाबंदी की जाती है। अच्छा, जब सब्जियों की डिब्बाबंदी करते हैं तो उस दौरान डिब्बाबंदी में नमक की मात्रा कितनी रखनी पड़ती है? 2% नमक। डिब्बाबंदी में नमक की मात्रा या सब्जियों की डिब्बाबंदी में नमक की मात्रा कितनी लेते हैं? 2%। और फलों की जो डिब्बाबंदी करते हैं उसमें चीनी की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सिरप या शुगर, चीनी की सांद्रता कितनी रखनी पड़ती है? चीनी की मात्रा ये रखनी पड़ती है 20 से 55 डिग्री ब्रिक्स, 20 से 55 डिग्री ब्रिक्स। अच्छा, चीनी की सांद्रता किससे मापी जाती है? यह मापी जाती है साइक्रोमीटर से। साइक्रोमीटर से मापी जाती है चीनी की सांद्रता। जबकि नमक की सांद्रता किससे मापी जाती है? सेलोमीटर, सेलो को बोलते हैं सेलिनोमीटर, सेलोमीटर, सेलिनोमीटर या ब्राउमे हाइड्रोमीटर, ब्राउमे हाइड्रोमीटर। यह भी थोड़ा सा देख लेना आप कि नमक की सांद्रता सेलोमीटर, सेलिनोमीटर या ब्राउमे हाइड्रोमीटर, क्योंकि जो नमक का घोल होता है उसको ब्राउनियन सॉल्यूशन बोलते हैं, इसलिए ब्राउमे हो गया, ब्राउनियन सॉल्यूशन। जबकि जो चीनी का घोल होता है उसको सिरप बोला जाता है या चाशनी बोला जाता है। तो थोड़ा थोड़ा ये भी देख लेंगे कि चीनी कितनी चाहिए और नमक कितना चाहिए। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जेड 2018-19 में आया हुआ क्वेश्चन भी है कि डिब्बाबंदी में फलों का संसाधन, फलों की प्रोसेसिंग, फलों का संसाधन कितने डिग्री सेल्सियस तापमान तक करना चाहिए? तो फलों को तो आप पकाएं या गर्म करके डालें 100 डिग्री सेल्सियस तक। और अगर डिब्बाबंदी में बात करें सब्जियों की, तो सब्जियों को रखना चाहिए 115 से 121 डिग्री सेल्सियस
तापमान पर। तो यहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। फिर इसके बाद में डिब्बाबंदी में जब डिब्बों पर अपन शील करते हैं, उसको बंद करते हैं, डिब्बों को बंद करने के लिए कौन सी मशीन को प्रयोग करते हैं? डिब्बों को बंद किया जाता है डबल सीमर मशीन से किया जाता है। किससे किया जाता है? डबल सीमर मशीन से किया जाता है। डिब्बों को जब बंद करते हैं उस समय टेम्परेचर कितना होना चाहिए? खाद्य पदार्थ का तापमान होना चाहिए बिलो 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक है नहीं, और आपके +2 लेवल के हिसाब से जो है ये सारी चीजें काफी हैं, तो आप इन सब चीजों का मनन कर लें, है ना, याद कर लें इन सबको। तो ये हो गया आपका कैनिंग या डिब्बा बंदी। इसके बाद में अपन अब फ्रूट प्रिजर्वेशन में प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे, अलग अलग उत्पाद पढ़ेंगे, जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, चटनी, स्क्वैश, पाना, कॉर्डियल, शरबत, सिरप, है ना। तो सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जैम, और जैम का ही दूसरा नाम होता है फल पाक। क्या होता है? फल पाक। देखो जैम क्या होती है? फलों का जो गुद्दा होता है, इसको चीनी के साथ में और खटाश या अम्लता के साथ में मिलाकर बनाया जाने वाला एक खाद्य पदार्थ है। जो फलों का गुद्दा होगा, इसको चीनी के साथ में उचित मात्रा में चीनी मिला देंगे, उचित मात्रा में खटास मिला देंगे, और इनसे जो तैयार होता है वो कहलाती है आपकी जैम या फल पाक कहलाता है। जैम को बनाने के लिए कभी कभी 2 या 2 से अधिक फलों का प्रयोग भी किया जाता है। मिश्रित फलों से भी बनाई जा सकती है, यह मिश्रित फलों से भी, मिक्स्ड फ्रूट से भी बनाई जा सकती है। इसमें मिश्रित फल लेने के कारण ये ज्यादातर अपारदर्शक होती है, अपारदर्शक होती है, ओबेक्यू होती है, जबकि आपकी जो जेली होती है वो सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, अर्ध पारदर्शी होती है। अब कई बार जेट में एकदम इजी सा क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि जैम बनाने के लिए सबसे अच्छा फल कौन सा है जैम के लिए, तो सबसे अच्छा फल कौन सा है? सेब है। लेकिन पिछले बार जो आपके सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ 2018 में, उसमें जैम के लिए कौन सा फल उपयुक्त है, उसमें आपका सेब नहीं आया था, तो उन्होंने आंसर माना था उसका अनानास, पाइनएप्पल। एक बार बनाना भी माना था, फिर दोबारा उसमें जो है पाइनएप्पल भी माना गया था, है ना। तो आप जैम बनाने के लिए सबसे अच्छा फल तो है सेब, फिर है अनानास, फिर पपीता, स्ट्रॉबेरी, पपीता, स्ट्रॉबेरी, आंवला इत्यादि आप फलों को काम में ले सकते हो। फिर इसके बाद में इसका कंपोजिशन ऑफ जैम पढ़ेंगे कि जैम में संगठन क्या क्या होता है, इसके अवयव क्या क्या है, कंपोजिशन क्या क्या है इसका। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कंपोजिशन में कि इसमें फलों का भाग, फ्रूट्स पार्ट कितना काम में लेते हैं, फलों का हिस्सा कितना होता है? 45%। जैम और जेली दोनों में 45% फलों का भाग होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट आता है TSS। TSS का मतलब होता है टोटल सोल्यूबल सॉलिड, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ। कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा TSS किससे मापा जाता है दोस्तों? 68% होनी चाहिए। TSS मापा जाता है हैंड रेफ्रेक्टोमीटर से, या आप रेफ्रेक्टोमीटर भी बोल सकते हो। हैंड रेफ्रेक्टोमीटर थोड़ा छोटा आता है इसलिए इसको हैंड रेफ्रेक्टोमीटर बोला जाता है। तो रेफ्रेक्टोमीटर से आपका TSS ज्ञात किया जाता है। इसके बाद में फिर इसमें आप TSS के साथ साथ चीनी की मात्रा भी ऑलमोस्ट TSS जितनी ही होती है, 68 से 70 या 68%। इसके बाद में फिर इसमें खटाश या अम्लता या एसिडिटी वो होनी चाहिए 0.5 से 0.6%, 0.5 से 0.6% होनी चाहिए। और जो pH मान होता है वो ऑलमोस्ट 3.5 से लेके 4.2 के बीच में माना जाता है। तो ये जो है जैम का संगठन है। सबसे ज्यादा आपके सुपरवाइजर और जेट के हिसाब से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो जैम में
TSH कितना होता है, एक सबसे अच्छी जैम किसकी बनती है, सेब की। ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, कई बार खटास अम्लता को भी पूछ लेते हैं, जैसे अभी एवो 2021 में ही ये क्वेश्चन पूछ लिया था जेली में जो है आपके अम्लता या खटास कितनी होती है। तो ये तो हो गए इसके अवयव। फिर जब अपन जैम बना रहे होते हैं उस समय कैसे पता लगाएंगे कि ये जैम बनकर तैयार हो गई है, यानी इसका जो लास्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, अंतिम जो इसका बिंदु होती है जांच की, वो उसका पता कैसे लगाएंगे। तो अंतिम बिंदु की जांच या उसको पका हुआ कब मानेंगे, अंतिम बिंदु की जांच के लिए अपने पास क्या क्या तरीके हैं। तो देखिए फर्स्ट तरीका तो यह है कि उबलते हुए जैम को जो है आप हैंड रेफ्रेक्टोमीटर में डाल लें। अगर हैंड रेफ्रेक्टोमीटर आपका TSH 68% बता रहा, इट मीन्स आपकी जैम जो है पककर तैयार हो गई है। इसके अलावा अगर उसका तापमान जो है जैम का, अगर थर्मामीटर में उबलती हुई जैम डालेंगे और उसका तापमान अगर 103 से 105 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, इसका मतलब भी जैम पककर तैयार है। डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलने का अपन दोस्तों पहले एक बार जो है एक क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं, C/5F - 32/9, C/5F - 32/9। अगर यहां मैं सेल्सियस रख दूं ना 105 रख दूं तो ये फारेनहाइट कितने आएंगे, तो ऑलमोस्ट फारेनहाइट आते हैं 219 से 221 डिग्री फारेनहाइट। आप फॉर्मूला से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। अगर फारेनहाइट में पूछे जेली तो 219 से 221 है, और अगर आपसे सेल्सियस में पूछे तो 103 से 105 है। इसके अलावा TSH हो गया, तापमान हो गया। तीसरी चीज आती है कि जितनी चीनी अपन ने इसमें मिलाई है जैम में, 1 किलो 2 किलो 2.5 किलो 5 किलो, उसकी 1.5 गुना उसमें जो है उसका वजन हो जाना चाहिए। जैसे अपन ने 1 किलो चीनी मिलाई है तो कुल वजन, पूरी जैम का कुल वजन 1.5 किलो हो जाना चाहिए। तो चीनी के भार का 1.5 गुना वजन होने पर भी अपन उसको पका हुआ मान लेंगे। अगर इससे ज्यादा पकाएंगे तो फिर उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो जो कुल चीनी डाली है उसका 1.5 गुना करने पर अगर उसका भार उसके बराबर आ रहा तौलने पर, तो उसको आप पका हुआ मान लेंगे। इसके अलावा एक जनरल सी मेथड और है, जो आपकी उबलती हुई जैम है उसमें से आप 1 चम्मच निकाल लें, उस 1 चम्मच में से 1 बूंद को आप किसी भी पानी के पात्र में, चाहे गिलास हो, बीकर हो, बाल्टी हो, उसमें डालने पर अगर जैम की वो बूंद बिना पिघले, बिना घुले हुए पेंदे में अगर बैठ जाती है, इट मीन्स आपकी जैम पककर तैयार है। तो जो जैम की बूंद बिना घुले पानी में अंदर बैठना, जैम की बूंद का बिना घुले पेंदे में बैठना, तो भैया ये जैम से संबंधित आपके छोटे मोटे क्वेश्चन से जो है इसमें आ गए हैं। ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा इसमें है नहीं, है ना। तो आप देख लेंगे कौन से फल के बनाएंगे। इसके अलावा जो है आपके सुपरवाइजर में अनानास आ गया था, केला आ गया था ऑप्शन में, अमरूद भी था ऑप्शन में, तो केला मान के फिर अनानास माना गया था। थोड़ा डिस्प्यूट टाइप का क्वेश्चन था, मैं भी शायद डिलीट भी हुआ होगा, कन्फर्मली नहीं है मुझे। और इसके बाद में इसमें जो है फलों का भाग, TSH और ये दोनों चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है ही है। अब इसके बाद में पढ़ेंगे जेली। इसके बाद में आती है जेली, और जेली को हिंदी में कहते हैं अवलेह। क्या कहते हैं? अवलेह। अब जो जेली बनाई जाती है ना, वो पेक्टिन युक्त फलों से बनाई जाती है। पेक्टिन युक्त फलों से तैयार अर्धठोस, अर्धपारदर्शी, सेमी ट्रांसपेरेंट, पेक्टिन युक्त फलों से बनी हुई अर्धठोस अर्धपारदर्शी जो पदार्थ बनता है, जिसको चीनी के साथ में मिलाकर तैयार किया जाता है, वो कहलाता है आपका जेली या अवलेह।
अब बहुत सी दफा कई कंपटीशन में क्वेश्चन आया है कि जेली बनाने के लिए फलों में होना चाहिए ए पेक्टिन प्लस शर्करा, ब पेक्टिन प्लस अम्ल, स पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज, द उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है या नोट लगा लेना, पेक्टिन तो चाहिए ही चाहिए, पेक्टिन के साथ साथ अम्ल या खटास आप बोल सकते हैं, क्योंकि जेली का पीएच मान जो होता है वो 3.2 से 3.3 3.5 से भी कम होता है। तो अगर शर्करा होगी तो पीएच मान कम नहीं होगा, इसलिए अम्ल होने चाहिए। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और उनका पीएच मान भी कम होता है। इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार अलग अलग कंपटीशन में पूछे जाने की संभावनाएं रहती है और पूछा हुआ भी है कि पेक्टिन और अम्ल होने चाहिए उन फलों में। अब आता है कि जेली सबसे अच्छी बने किसकी, तो फलों की बात करें अपुणे तो सबसे ज्यादा और अच्छी मात्रा में पेक्टिन मिलेगा आपको गवावा में, अमरूद में, जिसमें विटामिन सी भी ज्यादा मिलता है। अमरूद में, अमरूद के अलावा अमरूद भी कैसा होना चाहिए, अर्ध परिपक्व होना चाहिए, है ना, आधा पका हुआ। बिल्कुल पूर्ण परिपक्व अमरूद में जो है पेक्टिन की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे पूरा पकेगा मीठा होता जाएगा और मीठा हो जाएगा तो फिर उसमें अम्ल नहीं बचेंगे, इसलिए अर्ध परिपक्व अमरूद होना चाहिए। और अगर बात करें पूर्ण सॉस की तो सॉस में पूर्ण पके हुए टमाटर होनी चाहिए, उसमें अर्ध परिपक्व नहीं होनी चाहिए, है ना, फुली राइपन जो टोमेटोज होने चाहिए। तो अमरूद हो गया, अमरूद के बाद में आम आ गया, आम के बाद में अंगूर आ गया, अमरूद है, आम है, अंगूर है, जामुन है, इन सभी की अपन क्या बना सकते हैं, जेली बना सकते हैं। अब जेली का भी संगठन क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ जेली या अवलेह का संगठन। तो अभी पिछले ही टॉपिक में अपन बात कर रहे थे, चाहे जेम हो चाहे जेली हो, दोनों में जो फ्रूट पार्ट है, फलों का भाग है, वो लगभग 45% रखते हैं। इसके बाद में अपने जेम की तुलना में जेली में टीएसएस कम होता है, जेली में टीएसएस कम होता है क्योंकि ये अर्ध ठोस होती है। तो टीएसएस टीएसएस इसका रखा जाता है 65%। टीएसएस किससे मापेंगे भैया, अभी पिछले ही जेम में अपन ने बात की थी, टीएसएस हेड रेफ्रेक्टोमीटर से मापा जाता है। फिर इसके बाद में 3 नंबर पे आती है शुगर कंटेंट, चीनी की मात्रा। तो चीनी भी 60 से 65% के आसपास रख लेंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है इसमें पेक्टिन, पेक्टिन कितना रखें, तो 1% पेक्टिन काम में लेते हैं। फिर इसके बाद में आता है एसिडिटी या अम्लता, अम्लता इसमें ये एओ में भी आया था अभी 0.7 से 0.90, 0.70 से 0.90, 0.7 से 0.9% जो है इसमें एसिडिटी अम्लता रखी जाती है। इसके बाद में आता है पीएच वैल्यू ऑफ जेली, तो पीएच मान होता है 3.2 से 3.3, 3.2 से 3.3। फिर इसके बाद में आता है ये कंटेंट, आप देख लेना, कंटेंट में वही 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। 65% सबसे ज्यादा इसमें या जो पूछा जाता है वो टीएसएस है, और आपकी अम्लता भी पूछी जाती है, और पेक्टिन भी इसमें पूछा जाता है। फिर आता है इसमें नेक्स्ट टॉपिक जेली में ही, जेली में पेक्टिन का परीक्षण। आप कैसे पता लगाओगे कि जो फल आप काम में ले रहे हो जेली बनाने के लिए, जो अमरूद है, चाहे आम है, चाहे अंगूर है, चाहे जामुन है, चाहे स्ट्रॉबेरी है, ये जो फल आप काम में ले रहे हो जेली बनाने के, उसमें कैसे पता लगाओगे कि इनमें पेक्टिन कम है, ज्यादा है। तो आप जो उबलती हुई जेली होती है उसमें किस किस प्रकार के परीक्षण कर सकते हो पेक्टिन के लिए। तो पेक्टिन के परीक्षण के लिए पहला जो है वो है एक उपकरण के द्वारा पेक्टिन देखी जाती है, और इस उपकरण का क्वेश्चन जेट में अभी 17-18 के पेपर में ही पूछा जा चुका है। जेली में पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं जेल मीटर बोल दो और चाहे जेली मीटर बोल दो, बात एक ही है, जेल मीटर या जेली मीटर। ये अपने एक सामान्य जैसे थर्मामीटर होता है, हैंड रेफ्रेक्टोमीटर, उसकी सी तरह ही एक यंत्र होता है जिसपे नंबरिंग लिखी हुई रहती है, 0.25, 0.50, 0.75, 1, 1.25, 1.5, है ना, ऐसे लिखी हुई रहती है। इसमें क्या करेंगे अपन, उबलती हुई जेली की एक बूंद क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। अगर इसकी रीडिंग
जेली मीटर की रीडिंग अगर 1.25 आ जाए इसका पाठ्यांक, तो इसका मतलब यह है कि जो जेली हम तैयार कर रहे हैं उसमें पेक्टिन की मात्रा बहुत अच्छी है, वेरी फाइन है। उसमें आपको किसी भी प्रकार का पेक्टिन दोबारा ऐड करने की या मिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो सवा पाठ्यांक का मतलब होता है आपकी जो है पेक्टिन की मात्रा का अच्छा होना। फिर दूसरा परीक्षण और है, इस दूसरे परीक्षण में अपन क्या करते हैं, इसका नाम है अल्कोहल परीक्षण। इसमें क्या करते हैं, 1 चम्मच तो लेंगे अपन उबलती हुई जेली का रस, प्लस 2 चम्मच लेंगे अपन एल्कोहल। एक चम्मच तो ले ली जेली और 2 चम्मच ले लिया एल्कोहल। अब इनको थोड़ी देर के लिए किसी पात्र में रख देंगे। अगर इनको रखने के बाद में अगर एक बड़ा ढेला बन जाए, अगर एक ढेला बन जाए मोटा साग बड़ा साग, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि इस जेली में पेक्टिन की मात्रा पर्याप्त है, अबुंडेंट क्वांटिटी है। अगर इसके 2-3 छोटे छोटे ढेले बन गए, इसका मतलब उसमें पेक्टिन मध्यम प्रकार का है। अगर उसके छोटे छोटे बहुत सारे ढेले बन गए, बहुत सारी जो है डॉट्स बिंदु रह गई है, इसका मतलब उसमें पेक्टिन बहुत ही कम है, पुअर क्वांटिटी में है। तो ये 2 परीक्षण दोस्तों याद रखना कि जेली में पेक्टिन अगर देखनी हो तो एक तो आपका इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है जेली मीटर उससे, और दूसरा किया जाता है एल्कोहल परीक्षण। अब जैसे जेम में कर रहे थे वैसे जेली का कैसे पता लगाए कि ये जो है पककर तैयार हो गया है। अंतिम बिंदु की जांच का मतलब हो गया कि उसको आंच से उतारना है या नहीं उतारना, वो पक गया या नहीं पका है, कम पका है ज्यादा पका है ना। तो अंतिम बिंदु के परीक्षण के लिए वही सबसे पहले कि आप तो एक तो टीएसएस देख लो भैया, टीएसएस होना चाहिए 65%। दूसरा आप उसका टेम्परेचर देख लो थर्मामीटर से, ये देख लो हैंड रेफ्रेक्टोमीटर से, टेम्परेचर उसका लगभग 105 या 105.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास आना चाहिए। अगर फारेनहाइट की बात करूं तो यह 221 डिग्री फारेनहाइट के लगभग माना जाता है। आप उस सूत्र से निकाल सकते हैं C/5 F-32/9। तो एक तो आप टीएसएस देख सकते हैं, दूसरा टेम्परेचर देख सकते हैं, और तीसरा अंतिम बिंदु की परीक्षण की जांच के लिए एक छोटा सा टेस्ट किया जाता है जिसको बोला जाता है सीट टेस्ट। सीट टेस्ट का दूसरा नाम होता है फ्लैक टेस्ट, ड्रॉप टेस्ट। सीट टेस्ट, फ्लैक टेस्ट, इसी को कहते हैं ड्रॉप टेस्ट, और इसी को हिंदी में कहते हैं चद्दर टेस्ट। चद्दर टेस्ट, सीट टेस्ट, फ्लैग टेस्ट, ड्रॉप टेस्ट। देखिए इसमें क्या होता है, उबलती हुई जेली की 1 चम्मच आप क्या करेंगे, 1-2 चम्मच कोई तस्तरी होती है, अपने जो प्लेट होती है उसमें आप रख लें, और उसमें रखने के बाद आप प्लेट को एकदम तिरछा कर लें। अगर ऐसा करने पर आपकी जेली एकदम से बहनी भी नहीं चाहिए कि आपने ऐसा किया और तुरंत नीचे गिर गई, एकदम से बहनी भी नहीं चाहिए और एक जगह जमकर रहनी भी नहीं चाहिए। जैसे एक जगह जम गई कि आपने ऐसे किया वहीं की वहीं ठहरी हुई है। यानी अच्छी जेली कब मानेंगे, जैसे ही आपने प्लेट में चम्मच से जेली को डाला और प्लेट को तिरछा किया, वो प्लेट में से थोड़ी सी नीचे लुढ़क के और चद्दर की तरह ऐसे नीचे लटक जाए, लेकिन टूटे नहीं, कुछ समय तक टूटे नहीं, इसका मतलब आपकी जेली बनकर तैयार है। ना तो वो पतली रहे और ना ही ज्यादा गाढ़ी रहे। तो इस टेस्ट को ही बोला जाता है सीट टेस्ट, फ्लैक टेस्ट, ड्रॉप टेस्ट या चद्दर टेस्ट बोला जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जेली में सीट टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है उसके बॉइलिंग पॉइंट या अंतिम बिंदु की जांच करने के लिए किया जाता है। तो जेली में अपन ने 2 जांच कर ली है, एक तो संगठन पढ़ा, दूसरा इसमें पेक्टिन का परीक्षण कैसे करेंगे वो पढ़ा है, और फिर पढ़ा है आगे अपन इसको कैसे मानेंगे कि ये पककर तैयार हो गई है। अब इसके बाद में जेली के निर्माण में कौन कौन सी कठिनाइयां आती है। देखिए जेली को जब अपन किसी भी पात्र में डालेंगे
तो वो कई बार जमती नहीं है, कई बार रवेदार हो जाती है, कई बार अपारदर्शी हो जाती है, कई बार रोने भी लग जाती है ना। तो अलग अलग प्रकार की कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जेली निर्माण में आने वाली कठिनाइयों पे प्रकाश डालेंगे भैया। जेली निर्माण की कठिनाइयां, सबसे पहले आती है जेली का रोना। जेली का रोना, इंग्लिश में बोलेंगे वीपिंग जेली। जेली रो रही है। देखो, रोने का मतलब यह होता है कि जब जेली जमती है उस समय, जमते समय धीरे धीरे पानी जो है निकलता रहता है। जेली जब जमती है तो जमते समय, जब फ्रीज हो रही होती है, जमते समय धीरे धीरे पानी छोड़ती रहती है। जैसे आदमी रोता है, बच्चा रोता है तो आंखों से धीरे धीरे डबडबा के जो आंसू निकलते रहते हैं ना, वैसे इसमें से जो पानी निकलता रहता है। अगर लगातार पानी निकलता रहेगा, जमेगी नहीं तो फिर आपकी जेली बनेगी ही नहीं, उसका मार्केट वैल्यू जीरो हो जाएगा, है ना। तो देखिए, जेली को रोना क्यों होता है, इसको आप बच्चे के रोने से एसोसिएट कर सकते हो, उससे आप जोड़ सकते हो। बच्चा कब रोता है, कारण क्या होता है? बच्चा चीनी मांग रहा है, यानी उसके पास किसकी कमी है? चीनी की कमी है। चीनी की कमी है, प्लस मांग तो चीनी रहा था, चीनी की कमी थी, लेकिन आपने उसको दे दिया, वो उसको चाहिए था चीनी, और आपने उसको जो है चुसो दिया नींबू डाल दिया उसके मुंह में, यानी खटास की अधिकता हो जाए, खटास या अम्लता की अधिकता। चाहिए थी चीनी, दे दिया नींबू। अगर चीनी की कमी हो जाए और खटास या अम्लता की अधिकता हो जाए तो विपिंग जेली इसका कारण बनती है, या जेली का रोना इसमें हो जाता है। इसके साथ ही साथ एक कारण और होता है, लगभग चाहे जेली में किसी भी प्रकार की कठिनाई आए, जेली का रोना हो, जेली का नहीं जमना हो, या जेली का रवेदार होना हो, सभी में ज्यादातर में पेक्टिन की भी कमी रहती है। तो चीनी की कमी के साथ साथ आप एक और जोड़ लेंगे यहां, पेक्टिन की कमी। चीनी की कमी और पेक्टिन की कमी, तो आप समझ गए होंगे। अगर एग्जाम में पूछ ले तो जेली का रोना आते ही आपको विपिंग चाइल्ड, बच्चा क्यों रोता है? चीनी चाहिए, चीनी कम है, और क्या दे दिया आपने? नींबू चुसा दिया उसको। इसके बाद में दूसरा कारण होता है जेली का नहीं जमना। जेली का नहीं जमना, फ्रीजिंग नहीं होती है, जेली का नहीं जमना, फ्रीज नहीं करती है, जमती नहीं है। तो इसका जस्ट इससे उल्टा कारण हो जाएगा, चीनी हो जाएगी, कम दे रहे थे वो अधिक हो जाएगी, और नीचे जो आपकी खटास अम्लता थी, खटास कम हो जाएगा। और साथ में मैंने कहा था पेक्टिन ज्यादातर कंडीशन में कम ही मिलेगा, तो पेक्टिन की भी कमी हो जाएगी। तो जेली नहीं जमती है, वो जेली के रोने का उल्टा कर देंगे आप, ये कारण हो जाता है। चीनी अधिक हो गई, खटास कम और पेक्टिन भी कम हो गई। इसके बाद में एक कारण आता है अपारदर्शक जेली। अपारदर्शक जेली, जेली अर्धपारदर्शी होती है। जैसे अर्धपारदर्शी का मतलब होता है हल्का फुल्का आर पार देख सकते हो। जैसे आपके साबुन में पियर्स सोप आता है, उसमें आप जो है हाथ में इधर की तरफ रख के इधर अगर आप देखोगे तो आपकी अंगुलियां आपको दिखाई देगी, स्पष्ट भले ही दिखाई नहीं दे लेकिन दिखाई देगी। तो सेमी ट्रांसपेरेंट इसको बोलते हैं। तो अपारदर्शक जेली, जिसको क्लाउडी या फॉग जेली भी कहते हैं, क्लाउडी जेली या क्लाउड जेली या फॉगी जेली या क्लाउडी जेली, इसका कारण होता है अपरिपक्व फल। अर्ध परिपक्व फलों की बनती है जेली, लेकिन बिल्कुल ही कच्चे फल हों, अपरिपक्व फल हों, इसके साथ ही साथ अधिक पकाने से। अगर आप ज्यादा देर तक पका दो और फल एकदम इमेच्योर है, अपरिपक्व है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपारदर्शक हो जाएगी, क्लाउड टाइप की हो जाएगी, फॉग जेल हो जाएगी, है ना। और लास्ट वन निर्माण में जो
कठिनाइयां आती है वो है जेली का क्रिस्टल फॉर्म में हो जाना, रवेदार जेली। और रवेदार जेली को बोलते हैं क्रिस्टल जेली। रवेदार जेली या क्रिस्टल जेली। इसका कारण क्या होता है? एक तो जैसे रवेदार क्यों जाती है, एक तो जैसे साफ फलों का प्रयोग नहीं करना, अस्वच्छ फलों का प्रयोग करना, अस्वच्छ फलों का प्रयोग कर देते हैं अपन। इसके साथ साथ चीनी की मात्रा ज्यादा ऐड कर देंगे, अधिक चीनी। और तीसरा कारण होता है कि जो कम खट्टे फल हो, खट्टे कम है, कम खट्टे फलों में अधिक चीनी। कम खट्टे फल हो उनमें चीनी अगर ज्यादा मात्रा में आपने मिला दी है तो आपकी जेली जो हो जाएगी वो क्रिस्टल फॉर्म में हो जाएगी। ज्यादातर ये जेली का रोना ये आ जाता है और जेली का नहीं जमना, ये दोनों कई बार पूछ लेते हैं। भैया ये दो आपके उत्पाद थे, जैम और जेली, थोड़ा सा देख लें। क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादातर इन दोनों में से ही ज्यादा रहती है। ओके, थैंक यू।